जो बेरोजगार है उससे जाके पूछिए उसकी क्या हालत है। वो अपने घर में भी एक बार पैसे मांग लेगा, दूसरी बार फिर मांगने में ना बहुत दिक्कत होती है। तो हर बेरोजगार, हर मजदूर जो है इस बात से सहमत है कि उसे जो है उसका नेता जो है ना उसका वोट लेके जाता है, और वो वोट जो है ना उसे कभी 2000 दे के जाता है, कहता है कि मुझे वोट दे लो। चुनाव के समय में 2-2 हज़ार के नोट बांटे जाते, शराब की बोतलें दी जाती हैं। पर अभी हम लोग मोदी जी से यही कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी, इस बार भाषण आश्वासन नहीं चलेगा, कानून चाहिए आपको। कानून चाहिए। नया संसद का आपने उद्घाटन किया ना, नए संसद में एक कानून आपको पास करना पड़ेगा, वो है रोजगार का कानून। ये भूल भुलैया नहीं चलेगी। आप जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, ये नहीं चलेगा और किसी को नहीं चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नेशनल दस्तक और मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। एक वोट एक रोजगार को लेकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। मैं डॉक्टर संत प्रकाश। हम एक वोट एक रोजगार आंदोलन को आगे ले जाने की मुहिम में हैं। एक्चुअली जो देश के हालात हैं, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, इसमें रोज़गार का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और बेरोज़गारी की जो समस्या है उसमें अगर रोज़गार पैदा नहीं किया गया, युवाओं का ध्यान नहीं दिया गया, तो एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती। जिस तरीके से युवा आज नशे में जा रहा है, अवसाद में जा रहा है, आत्महत्या की घटनाएँ आ रही हैं। किसानों की बात कर ले, किसानों में भी आत्महत्या हुई है। जो अलग अलग क्षेत्रों में आप देखोगे तो रोज़गार की कहीं ना कहीं समस्या है। और उसमें एक बड़ा सवाल पैदा होता है मिनिमम वेज का, न्यूनतम मजदूरी का। तो चाहे वो मजदूर काम करने वाला हो शहरों में, चाहे गाँव में काम करने वाला हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा की बात हो। युवा को अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो अलग अलग तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है, वो क्राइम में जा सकता है, वो नशे में जा सकता है। तो एक बहुत बड़े लेवल पे रोज़गार की बात हो रही है, लेकिन उसको सरकार को सुनना है, क्योंकि एक आम जनता तो उसको नहीं, आम जनता बात पहुंचा सकती है सरकार के पास, या जो एक्टिविस्ट हैं वो पहुंचा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली किसको देखना है? सरकार को देखना है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आज के समय में जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, आर्टिकल 38, 39, आज के समय में कहा जा रहा है कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पूरा कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कई बातें इस सरकार ने पूरी किया है। तो भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो पहला आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल है, आर्टिकल 38, 39, उसको कौन सुनेगा? सर, जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार को सुननी चाहिए, इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए, पर सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना पे भी कार्य करे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी देने का भी वादा करा है। तो उसके बावजूद क्या जनता आपकी जो ये एक वोट एक रोजगार का जो आप आंदोलन लेकर आने वाले हैं, उस पर आपकी क्या राय विचार है? देखिए, ये जो इस देश में राइट टू एजुकेशन भी हुआ है, पंचायती राज अमेंडमेंट, पंचायती राज व्यवस्था आई थी 1992-93 में, 73rd 74th अमेंडमेंट में। तो ये बहुत पहले की चीज़ है। लेकिन आज के समय में आपको खुद पता है कि 120 दिन का मनरेगा, महात्मा गांधी जो रोजगार स्कीम थी, उसमें 120 दिन का रोजगार है, बाकी 240 दिन कौन? अब 120 दिन का दिया जा सकता है, तो हमको 240 दिन की व्यवस्था करनी है ना। तो सरकार क्या इस पर नहीं सोच सकती? तो आज के समय में अगर सब चीज़ें एकदम सॉल्व होती तो क्या बेरोजगारी पिछले 30-40 साल में आज चरम पे होती? आपको भी ये बात पता है। जो डेटा हमारे कहते हैं, जो ऑक्सफैम का डेटा है, या जो गरीबी स्तर के बढ़ने की बात हो रही है, मनी के कंसंट्रेशन की बात हो रही है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धन का संचयन कहीं कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए, जो कि क्लियर कट हो रहा है। 1% के पास 70% रिसोर्सेज का होना क्या बताता है? बट जिस तरह से हम जनता कहीं ना कहीं अपना GST वगैरह हो गया, कहीं ना कहीं हम कुछ गुड एंड सर्विस टैक्स जो देते हैं गवर्नमेंट को, हमारी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल्स में वो काम भी आता है। बट इस चीज़ में आएगा लोगों के काम, लोगों को समझ में आएगा? आपको समझना पड़ेगा कि एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात होती है। GST ने कहीं कहीं नुकसान भी पहुंचाया है, और आपको ये सोचना पड़ेगा कि GST कहाँ लगानी है, GST किस तरीके से लगानी है, कि वो किसको नुकसान, जो आम, वो तो GST कभी कभी ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि वो आम आदमी को ही, आम जो छोटे छोटे मझोले उद्योग वाले हैं उन पे नुकसान पहुंचा रही। तो क्या इसमें हमको सेंसिबिलिटी नहीं लाने की ज़रूरत है? और जैसा कि हमारे एक साथी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि GST किस तरीके से छोटे मझोले उद्योगों पे अटैक कर रही है। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको फ़र्क करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति दे रहा है,
प्रवीण जी ने भी कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति दे रहा है, आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में सोचना पड़ेगा जो बहुत बड़े स्तर पे, एक आदमी जो रैग पीकर है और एक आदमी जो बहुत पैसे वाला है, दोनों एक चीज़ पे बराबर दे रहे, ये कैसे आप न्यायपूर्ण बताएंगे? ये तो अपने आप में क्वेश्चनेबल है ना। तो सरकार को सोचना है, सरकार के पास पूरे संसाधन हैं और सरकार चाहे अगर विलिंगनेस हो तो राइट टू वर्क जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उसको संवैधानिक तरीके से लागू करा सकती है संसद में कानून पास करा के। सवाल इच्छा शक्ति का है और तब सवाल इच्छा शक्ति का और हो जाता है जबकि देश में बेरोजगारी अपने पराकाष्ठा पे हो। ठीक है सर, मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी। सर, अब जो आपकी 9 तारीख को जन आंदोलन होने वाला है, उसके लिए मैसेज सबसे पहले हर एक नागरिक को जो इस एक वोट एक रोज़गार में अपना भागीदारी दे, अब आप लोग को सपोर्ट भी करे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुद्दा भी बहुत सरल जो आपने उठाया है, मैं देख रही 5 मुद्दे आपने उठाए हैं, युवाओं से लेके, युवा क्या कहूँ मैं, 18 साल के बाद से युवा ही से लेके बूढ़े तक हर एक व्यक्ति के बारे में आपने सोचा है, उस बारे में बताइए। देखिए, हर व्यक्ति जो है 18 साल से ऊपर का वो वोटर हो जाता है देश में, ठीक है। तो उस वोटर को क्या मिल रहा, और जिसको वोट दिया उसको एक बड़ी तनख्वाह मिल जाती है। वो अगर एमएलए बन गया ना तो उसकी लाखों की सैलरी हो जाती है, पेंशन भी उसकी हज़ारों की हो जाती है। उसके अलावा वो तमाम जगह के सुविधाओं को लेता है, टेंडर भी उसी के आदमी लेते हैं। उसका पहले एक घर होता है, फिर कई घर हो जाते हैं कई जगहों में। उसके बच्चे जो है पहले इंडिया में पढ़ते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। पर उस जो वोटर है ना, उसको जो है कुछ भी नहीं मिल रहा, वो गरीब से गरीब होता जा रहा, उसके पास खाने के लिए नहीं। तो इसलिए ये एक वोट एक रोजगार एक हिसाब है। पर सर, हम ही तो जनता है, हम ही तो उन लोगों को आगे बढ़ने की वो देते मुहिम, और अगर वही लोग सरकारी अगर हमारी नहीं सुन रही, कहीं ना कहीं जनता का भी तो इसमें रोल आ ही रहा है ना कि वो भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, अगर जनता जिम्मेदार नहीं होती तो ये हालत नहीं होते। पर अभी जनता खड़ी भी होती है, ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन देख लीजिए, काले कानून तक खड़े हो गए लोग, वापस करना पड़ा ना। तो इस एक वोट एक रोजगार में सब वो आएंगे। आप बताइए, आपको आप क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए हमने कहा कि रोजगार कानून बने और नेता ने कहा मैं आश्वासन देता हूं, आप क्या चुनेंगी? आप रोजगार कानून चुनेंगी या भाषण लेंगे? आप बताइए। रोजगार नहीं, रोजगार नहीं, कानून लेंगी या रोजगार का भाषण लेंगी? कानून लूंगी। कानून लेंगी। तो वही बात जनता से हम लोग कह रहे हैं कि जनता को भी रोजगार का कानून चाहिए कि रोजगार का भाषण चाहिए, है ना। तो नेता तो भाषण दे के जा रहा है ना। और सर, जैसे कि आपने आपकी मांगों में आपने कहा था कहने कि एक रोज गांव और मोहल्ले में एक वो भी होना चाहिए रोजगार कार्यालय, उस बारे में यही कह रहे हैं कि देखिए, रोजगार कानून जब लागू होगा तो रोजगार कानून लागू होगा तो उसमें न्यूनतम मजदूरी देने का जो मैकेनिज्म अभी नहीं है, न्यूनतम मजदूरी का कानून है लेकिन मिलता नहीं है। तो वो मैकेनिज्म के साथ वो देने के लिए आपको एक एक कार्यालय गांव-गांव में, मोहल्ले में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बिना उन कार्यालयों के लागू नहीं होगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको जो एक न्यायपालिका की व्यवस्था जो है करनी पड़ेगी, जिसमें कि इतने बेरोजगार हैं तो उनको तुरंत ही राहत मिले, कैसे मिले वो भी एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। आप सबसे पहले आपने बिलसवा का शुरुआत करी थी कि उस जगह से अपने लोगों पे एक सर्वे वगैरह भी किया था, लोगों से बातचीत करी थी। अब तक आपने जितने भी लोगों से मिला है, क्या वो सारे लोग सहयोग दे रहे हैं आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा। जो बेरोजगार है उससे जाके पूछिए उसकी क्या हालत है। वो अपने घर में भी एक बार पैसे मांग लेगा, दूसरी बार फिर मांगने में ना बहुत दिक्कत होती है। तो हर बेरोजगार, हर मजदूर जो है इस बात से सहमत है कि उसे जो है उसका नेता जो है ना उसका वोट लेके जाता है, और वो वोट जो है ना उसे कभी 2000 दे के जाता है, कहता है कि मुझे वोट दे लो। चुनाव के समय में 2-2 हज़ार के नोट बांटे जाते, शराब की बोतलें दी जाती हैं। पर अब हम ये कह रहे हैं कि तुम अपना जोड़ो कि तुम्हें 2000 रुपये चाहिए या तुम्हें हर रोज़ का काम, और हर रोज़ के काम के साथ पूरी मजदूरी। सर, जैसे कि हमारे मोदी जी मन की बात करते हैं हमसे, हमारे सभी दर्शकों सब जानते ही हैं कि वो मन की बात करते हैं, लोगों के मन की बातों को सुनने का उनका बड़ा मन करता है। पर इस समय जो आपने मुद्दा उठाया, एक वोट एक रोज़गार, तो उन्होंने क्यों नहीं प्रत्येक व्यक्ति से ये मतलब एक मन में आया उनके कि जो जैसे कि सर उन्होंने रोज़गार, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना स्टार्ट करी, रोज़गार मेला शुरू करा, उन सब के बावजूद अब आप एक नया लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल एक कहते हैं ना सर, जनता के शायद हित में भी है, और जनता जो सरकार को यूं वोट दे देती है उनके लिए एक सबक भी है, उस बारे में बताइए। नहीं, मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, मोदी जी की अपनी आज़ादी है, मोदी जी को जो चाहिए वो बात करें, जो करना है वो करें। पर अभी हम लोग मोदी जी से यही कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी, इस बार भाषण आश्वासन नहीं चलेगा।
कानून चाहिए आपको? कानून चाहिए। नया संसद का आपने उद्घाटन किया ना, नए संसद में एक कानून आपको पास करना पड़ेगा, वो है रोजगार का कानून। ये भूल भुलैया नहीं चलेगी। आप जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, ये नहीं चलेगा और किसी को नहीं चाहिए। पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम तो लगे हैं जनता की सेवा में ही। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं ना जनता की सेवा में, तो हम सेवा मांग रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ये सेवा छूट गई आपकी, आप सेवा में लग रहे, ठीक है, आपने 100 काम किए, पर ये जो पहला जरूरी काम है वो भूल गए। तो मोदी जी जो आप भूल गए हैं, जो 2 करोड़ बोला था ना, उसी से हमें ध्यान होगा कि भाषण देंगे आप, आश्वासन देंगे अब आप उस 2 करोड़ का मुआवजा चाहते हैं पूरा अच्छे से? 2 करोड़ का नहीं, हमें पता है कि नेता बोल के चला जाएगा। अगर वो कानूनी गारंटी होती तो वो कहीं कोई नहीं जाता। तो इसलिए हमें कानून चाहिए ना। अब हम कह रहे हैं कानून बनाओ। आपके सांसद 303 हैं यहाँ पे, 303 सांसद जो आप बिल पेश करिए रोजगार का, आप पहले खुद से पेश करिए। नहीं समझ में आ रहा तो हम लोगों से जो है, हमारे साथी जो है एक ड्राफ्टिंग के साथ मदद करेंगे कि रोजगार कानून में क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या होनी चाहिए। और उसके अलावा जो बुजुर्ग हैं हमारे देश के, उनको जो है पेंशन की बात है। जो बुजुर्ग जो है करीब 16 करोड़ बुजुर्ग हैं देश के, उनको हम लोग ये कह रहे हैं न्यूनतम मजदूरी का आधा पेंशन दीजिए, नहीं तो बुजुर्ग भी आपको वोट नहीं करेंगे। आने वाले 9 जुलाई को जो आप लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं, उस बारे में बताइए। 9 जुलाई को हम लोग जन संसद रख रहे हैं, जनता की संसद। ये संसद में हमारी बात ही नहीं हो रही, इसलिए हमने अपनी पार्लियामेंट, जनता की पार्लियामेंट रखी गई है, जिसमें जनता की जो बात है, देखिए इनकी जो बात है, आपने कहा ना कि ये अपने मुद्दे रखेंगे, अपने मुद्दे संसद में रखेंगे, पर जनता जो है जन संसद में अपने मुद्दे रखेगी। तो ये जन संसद है जिसमें हम रोजगार की बात कर रहे, मजदूरी की बात कर रहे, पेंशन की बात कर रहे, समान काम समान वेतन की बात कर रहे। हम कह रहे संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाए, है ना, उन्हें जो है ये संविदा की व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, ख़त्म किया जाए। तो हम अपनी बात अपने संसद में कहने जा रहे हैं, अपने संसद में हम लोग इस बिल को पेश करेंगे, पास भी करेंगे। अब देखना ये जो संसद जो है वो जो है झूठी बनती है ना, इस झूठ को एक्सपोज किया जाएगा, जनता में जाया जाएगा, देखते हैं बाकी क्या होता है। मतलब जन संसद इस बार अच्छा होने वाला है, बिल्कुल ही आप लोग तैयार ही है। मैं अब जनता तो आप भी हैं, आप बताइए क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सारे युवा जितने भी लोग हैं सबको शामिल होना चाहिए। हाँ, अब देखिए देश के युवाओं को जो है ना, इन्होंने डाल दिया फेसबुक पे, है ना, रील्स पे। वो बच्चा जो है वहाँ से भी परेशान जब हो जा रहा है, तो वो बच्चे जो है नशे में, अपराध में। अभी देखिए दिल्ली में हुआ था ना, वो आपका जो टनल है उसमें लूट हुई, तो वो कौन है? नौजवान नए बच्चे हैं, पैसा है नहीं, परिस्थितियां बुरी हैं, और वो जो है कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए 9 जुलाई का जो समय है वो आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोगों से अपील करते हैं कि सब लोग जो है 9 जुलाई को जंतर मंतर पे पहुँचे 11 बजे से, और ज़्यादा संख्या होगी तो हमारी बात सुनी जाएगी, कम संख्या होगी तो उन्हीं की बात चलेगी। बिल्कुल सर, हम भी मौजूद रहेंगे, आप लोगों की अच्छी सी कवरेज करेंगे और लोगों को रूबरू भी करवाएंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर आपका नाम? अशोक। सर मैंने तो सुना कि आप 5 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौलत में आपने पढ़ाया, उसके बाद आपको निकाल दिया गया, क्या कारण था उसका सर? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में इस समय जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। लार्ज स्केल पे करप्शन हो रहा है, ओपनली करप्शन हो रहा है, और रिक्रूटमेंट जो किया जा रहा है वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप से किया जा रहा है, जिस इंटरेस्ट ग्रुप का सरकार से सीधा नाता है, और उस कैडर को इलेक्शन कैंपेन में यूज़ किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। सर आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें रणनीति है। आपसे जो मिलने के लिए आए थे वो क्वेश्चंस आपसे उस पर पूछ रहे थे फ़ोन से देखकर, वो आपने ऐसा क्यों कहा? फ़ोन से देखकर क्यों पूछ रहे थे? उन्हें पता नहीं था कि आपसे क्या सवाल करने हैं? देखिए, इस जो करंट गवर्नमेंट है उसके पास पॉलिसी मेकर्स या इकोनॉमिस्ट लोग हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस तरह से। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। आरबीआई के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, वो रिजाइन करके चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि एक प्रॉपर वे होता है, फंक्शनिंग रैशनैलिटी होती है, उसके बेसिस पे पॉलिसीज़ का डिसीजन लिया जाता है। तो जब पॉलिसीज़ बनाने वाले लोगों की बात नहीं सुनी जाती है तो वो लोग सरकार के साथ नहीं रहते हैं। ऐसे में ऐसे लोग रहते हैं जिनको अपना इंटरेस्ट मिलता है। सो डॉक्टर सिकंदर कुमार जी जो आए थे उनको एमपी बनाया गया, उसके बाद किसी इंटरव्यू में जाने का उनको लीगली परमिटेड नहीं है, फिर भी वो 3 कॉलेज में इंटरव्यू लेने के लिए गए। अगर वो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, किस लीगल प्रोविज़न के अंडर जा रहे हैं तो उनके पास
उनके पास इस तरह का कैलिबर क्यों नहीं है कि वो क्वेश्चंस पूछें। इसका मतलब ये था कि उनको क्वेश्चंस कोई ड्राफ्ट करके दे रहा था, जिस कैंडिडेट के लिए वो क्वेश्चंस ड्राफ्ट हुए थे उसने उसको पैसा दिया था और उसी कैंडिडेट को उनको वो क्वेश्चंस एड्रेस करने थे, तो वो किसी से भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे ताकि उनका जो कैंडिडेट आएगा उसको पता हो कि ये क्वेश्चंस उसको आंसर करना। सर, जिस तरह से आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, एक वोट एक रोजगार, तो क्या लगता है आपको जनता ने ही वोट करके हमारी सरकार को जिताया है? और कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ समय भी पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना निकाली, रोजगार मेला निकाला, इन सब से सरकारी नौकरी करने का वादा करा। क्या लगता है वो सारे वादे पूरे हुए हैं? देखिए, कोई भी सरकार आती है तो उनका एक मैनिफेस्टो होता है, उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। वही सब चीज़ें डिस्कस हुई कि हम 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, बहुत बड़ा पॉलिसी मेकर नीति आयोग से आके स्टेटमेंट देता है कि उबर और ओला ने जो जॉब दिया है वो जॉब क्रिएट हुआ है मार्केट में। तो सरकार इसके बदले क्या कर रही है? सरकार को पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने से जॉब्स क्रिएट होते हैं। एयर इंडिया को बेच दिया गया, प्राइवेट प्लेयर्स उसको अच्छे से कैसे मैनेज कर सकता है एयर इंडिया को, हम क्यों नहीं कर सकते? क्या गवर्नमेंट ऐसे MBA ग्रेजुएट्स को या इकोनॉमिक्स के लोगों को हायर नहीं कर सकती कि जो एयर इंडिया को अच्छे से मैनेज कर पाते, या इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को मैनेज कर पाते? सारे इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया जाता है बट उसको मैनेज नहीं कर पाती है सरकार। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि उनके पास लोग नहीं है, ऐसा वो कहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट में लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक्सपर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर के साथ काम कर सकते हैं तो वो गवर्नमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। यस। तो आप सभी ने सुना कि यहाँ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक वोट एक रोज़गार, उसमें आने वाले 9 जुलाई को जन संसद यानी कि जनता की बारे में उनसे खास बातचीत करेंगे, किस तरह से एक वोट एक रोज़गार कानून बनना चाहिए। नए सांसद में आपने हमारे सुनाई, आपने हमारे जिनसे मैंने खास बातचीत करी थी। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।